Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आज पश्चिम एशिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है। ईरान, जहां सड़कों पर गुस्सा है, भूख है, बेरोजगारी है और सत्ता के खिलाफ खुली बगावत है। तेहरान से मशहद तक, शिराज से इस्फहान तक लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, वो इस्लामिक रिपब्लिक की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। और इस बार मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार अमेरिका खुलकर चेतावनी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को कुचला गया तो अमेरिका इस बार चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप के बेहद करीबी नेता लिंडसे ग्राहम तो यहाँ तक बोल बैठे कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ईरानी लीडर को मार देता। अब सवाल ये है, अगर ईरान में सरकार गिरी तो सिर्फ ईरान नहीं जलेगा, पूरी दुनिया झुलसेगी और सबसे पहले असर पड़ेगा पाकिस्तान पर। और अगर पाकिस्तान पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा तो क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा? सबसे पहले ईरान में क्या हो रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ईरान इस समय 3 मोर्चों पर टूट रहा है। पहला, आर्थिक मोर्चा। महंगाई 50% के आसपास, करेंसी बिखर चुकी है, तेल होने के बावजूद पेट्रोल महंगा हो गया है, युवा बेरोजगार है। दूसरा, राजनीतिक मोर्चा। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ खुले नारे, सरकारी इमारतों पर हमले, इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतारकर ईरान का प्री इस्लामिक जोरास्ट्रियन झंडा फहराया जा रहा है। तीसरा, सामाजिक मोर्चा। महिलाएं हिजाब के खिलाफ, युवा इस्लामिक कानूनों के खिलाफ, माइनॉरिटीज डरे हुए हैं। यानी ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये सिस्टम को उखाड़ फेंकने की कोशिश है। अब बात करेंगे कि आखिर ट्रंप क्यों ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, वो बीच में क्यों कूद रहे हैं। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वेनेजुला, पहले चेतावनी, फिर आर्थिक दबाव, फिर ऑपरेशन और फिर मादुरो की गिरफ्तारी। अब वही पैटर्न ईरान में दिख रहा है। ट्रंप के लिए ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिका विरोधी धुरी का केंद्र है और रूस चीन का रणनीतिक साथी है। अगर ईरान कमजोर होता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा और ट्रंप को चुनावी साल में एक बड़ा विदेशी दुश्मन गिराने का क्रेडिट मिलेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ईरान के साथ साथ कौन से इस्लामिक देश खड़े होंगे और अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा। दरअसल कतर का अल उदीद एयर बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस माना जाता है। इस बेस पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, अत्याधुनिक फाइटर जेट, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात है। यही वजह है कि किसी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में अल उदीद एयर बेस को बहुत अहम माना जाता है। 2025 में ईरान के अल उदीद एयर बेस पर हमले के बाद हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि इस हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया था, जिससे बड़े युद्ध का तुरंत खतरा टल गया। लेकिन कई मुस्लिम देशों ने ईरान की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो कतर उल अदीद एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर सकता है। कतर सीधे संघर्ष में शामिल होने की बजाय शायद न्यूट्रल रुख अपनाएगा, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करेगा और खुद को क्षेत्रीय युद्ध से बाहर रखने के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। वहीं ईरान से जुड़े किसी भी बड़े टकराव में अमेरिका इराक से खास मदद की उम्मीद नहीं कर सकता। सालों से अमेरिकी मिलिट्री दखल और हालिया हवाई हमलों ने बगदाद में अमेरिका पर भरोसे के बहुत कम कर दिए हैं। इराकी राजनीतिक और धार्मिक ताकतें अब खुद को ऐसे किसी भी टकराव से दूर रखना चाहती हैं जो देश को फिर से अस्थिरता में धकेल सकता है। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की की विदेश नीति लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायली दखल का विरोध करने पर आधारित रही है। अंकारा ने फिलिस्तीन और क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर इजरायली नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है। इसलिए अगर इजराइल एक तरफा रूप से हमला करता है तो तुर्की राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से तेहरान के साथ खड़ा हो सकता है। ये समर्थन बयानबाजी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध प्रदर्शन और क्षेत्रीय सहयोग के जरिए दिख सकता है। हालांकि अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होता है तो स्थिति बदल जाएगी। तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका के साथ उसके सैन्य और रणनीतिक संबंध है। ऐसे में तुर्की सीधे तौर पर ईरान का साथ नहीं दे पाएगा, वो शायद खुद को इस संघर्ष से दूर रखेगा, दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का आग्रह करेगा। तुर्की क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बनने की बजाय संतुलन और कूटनीति की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। वहीं अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो यूएई बैलेंस और सावधानी वाला रुख अपना सकता है। यूएई के ईरान के साथ रिश्ते में आर्थिक सहयोग और राजनीतिक समझदारी दोनों शामिल है। खासकर दुबई लंबे समय से ईरान के लिए एक बड़ा ट्रेडिंग और ट्रांजिट हब रहा है, जहां बड़ी संख्या में ईरानी बिजनेस काम करते हैं और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ये आर्थिक निर्भरता यूएई को ईरान के साथ खुले टकराव से रोकती है। हालांकि रणनीतिक और सुरक्षा के लेवल पर यूएई अमेरिका और सऊदी अरब का करीबी सहयोगी है। अबू धाबी ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर
लेकर चिंतित है। इन हालात में अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो यूएई शायद सीधे सैन्य दखल से बचेगा। वो अमेरिका को सीमित लॉजिस्टिक्स या खुफिया जानकारी की मदद दे सकता है, लेकिन खुद को फ्रंट लाइन से दूर रखेगा। वहीं अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो कुवैत का रुख उसकी पारंपरिक संतुलन और सावधानी की नीति पर आधारित होने की संभावना है। कुवैत एक छोटा लेकिन तेल से भरपूर देश है, जिसकी विदेश नीति हमेशा क्षेत्रीय संघर्षों में सीधे शामिल होने से बचने की रही है। वो ईरान के साथ व्यापार, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बनाए रखता है। खासकर कुवैत में बड़ी शिया आबादी के कारण ये बात कुवैत को ईरान के प्रति पूरी तरह से टकराव वाला रुख अपनाने से रोकती है। दूसरी तरफ कुवैत सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी एक रणनीतिक सहयोगी है और उसकी सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर निर्भर करती है। 2016 में सऊदी ईरान तनाव के दौरान कुवैत ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। हाल के सालों में कुवैत ने खुद को एक मध्यस्थ देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, जो बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने में विश्वास करता है। अगर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो कुवैत शायद सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचेगा। संभावित अमेरिकी दबाव के बावजूद वो किसी का पक्ष लेने से बचेगा और इसके बजाय संयम, बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता की अपील करेगा। कुवैत का उद्देश्य एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा, ईरान का खुला दुश्मन बनने से बचना और साथ ही अमेरिका विरोधी रुख भी न अपनाना। सऊदी अरब की भूमिका की बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब की भूमिका अहम है, लेकिन नाजुक मानी जाती है। सऊदी अरब लंबे समय से ईरान को अपना सबसे बड़ा क्षेत्रीय दुश्मन मानता रहा है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहा युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में दबदबे की लड़ाई दोनों देशों के बीच गहरे संघर्ष को उजागर करती है। यही वजह है कि सऊदी अरब को अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगियों में से एक माना जाता है। सऊदी अरब में पहले से ही अमेरिकी मिलिट्री बेस है और उसके पास आधुनिक हथियार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है और मजबूत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान परमाणु समझौते यानी कि JCPOA से अमेरिका के पीछे हटने के सऊदी अरब के समर्थन से भी ये रणनीतिक सोच झलकती है, जिसका मकसद ईरान की बढ़ती ताकत को रोकना है। हालांकि हाल के समय में सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। इसी वजह से सऊदी अरब शायद इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बचेगा और खुलकर किसी भी पक्ष का साथ नहीं देगा। इसके बजाय वो दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करेगा। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो ओमान का रुख पूरी तरह से न्यूट्रल और शांति वाला रहने की संभावना है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में अपनी संतुलित और टकराव से बचने वाली विदेश नीति के लिए जाना जाता है। ये ना तो खुले तौर पर ईरान का विरोध करता है और ना ही सऊदी के नेतृत्व वाले मिलिट्री गठबंधन में शामिल होने में कोई भी दिलचस्पी दिखाता है। ओमान ने ईरान के साथ मजबूत व्यापार, सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखे हैं, जिनकी पहचान आपसी सम्मान है। ओमान ने अतीत में कई बार ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। 2015 के ईरान परमाणु समझौते यानी कि JCPOA में उसकी बैक चैनल डिप्लोमेसी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। सुल्तान हैथम बिन तारिक की नीतियां क्षेत्रीय शांति, बातचीत और विश्वास बनाने की इस परंपरा को जारी रखती हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो ओमान अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा और ना ही खुले तौर पर किसी भी पक्ष का साथ देगा। इसके बजाय वो युद्ध विराम, बातचीत और डिप्लोमेटिक समाधान की अपील करेगा। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव हो जाता है तो मिस्र का रुख सावधान, संतुलित और व्यवहारिक होने की संभावना जताई जा रही है। मिस्र ने लंबे समय से खुद को मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने वाली ताकत के तौर पर पेश किया है। ईरान के साथ उसके रिश्ते ना तो बहुत करीब हैं और ना ही पूरी तरह से दुश्मनी वाले। दोनों देशों के बीच हमास, हिजबुल्लाह और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेद है। वहीं मिस्र अमेरिका का एक पुरानी रणनीतिक साझेदार है और उसे सालाना काफी अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती है। इसके अलावा मिस्र पहला अरब देश था जिसने इजराइल के साथ शांति संधि पर साइन किया था। इसके बावजूद काहिरा किसी भी ऐसे युद्ध से खुद को दूर रखना चाहेगा जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। मिस्र की भूमिका शायद राजनयिक बयानबाजी, मध्यस्थता की कोशिशों और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के प्रयासों तक ही सीमित रहेगी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए थे, जिसमें कई आतंकवादी कैंप तबाह हो गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया। दोनों देशों के बीच ये संघर्ष 6 दिनों तक चलता रहा। इस संघर्ष के दौरान ईरान ने अहम भूमिका निभाई और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। वहीं ईरान और अमेरिका युद्ध के वक्त पाकिस्तान के सीधे तौर पर किसी मिलिट्री गठबंधन में शामिल होने की संभावना बहुत ही कम है। पाकिस्तान की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संतुलन, संयम और कूटनीति पर आधारित रही है। पाकिस्तान
पहले से ही आर्थिक दबावों, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय जटिलताओं से जूझ रहा है और इसलिए वो किसी नए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शामिल होने से बिल्कुल बचेगा। हालांकि पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम देशों के साथ एकजुटता दिखाई है, लेकिन इसका मतलब सीधे मिलिट्री दखल नहीं है। इस्लामाबाद की प्राथमिकता ऐसे टकराव में तटस्थ रुख अपनाए रखने की बातचीत से समाधान की वकालत करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान युद्ध विराम, मानवीय सहायता और राजनीतिक बातचीत पर जोर देगा। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान खुलकर ईरान के समर्थन में अगर उतरता है तो ट्रंप क्या करेंगे? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दबाव, लोन रोकना, प्रतिबंध, बैंकिंग, डॉलर ट्रांजैक्शन, एफएटीएफ में ग्रे से ब्लैकलिस्ट डालना, पाकिस्तान सेना पर व्यक्तिगत प्रतिबंध, भारत को खुला रणनीतिक समर्थन। पाकिस्तान की हालत पहले से खराब है। ऐसे में अमेरिका से टकराव उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। इसलिए पाकिस्तान अभी चुपचाप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के पास है और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है, तो तस्वीर साफ है। ईरान में आग सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी, ये आग पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचेगी, इस्लामिक दुनिया को दो हिस्सों में बांटेगी। अमेरिका इजराइल को आमने सामने लाएगी और माइनॉरिटीज के अस्तित्व पर सवाल खड़े करेगी। इतिहास गवाह है, जब भी ईरान, अफगानिस्तान या इराक टूटा है, पाकिस्तान अंदर से और भी ज्यादा कमजोर हुआ है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान बचेगा या गिरेगा, अब सवाल ये है कि उसके गिरने की कीमत दुनिया में कौन चुकाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में आपको